नमस्कार, आप देख रहे हैं द बतकही। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। आज के खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। आपको यूपी रत्न भी कहा जाता है। सबसे पहला सवाल यही है कि यूपी रत्न का क्या राज है सर? यूपी रत्न आपको क्यों कहा जाता है? यह एक सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था लखनऊ में जी। मेरे अच्छे कार्यों को देखते हुए। एक संस्था है जिसने मुझे यूपी रत्न से सम्मानित किया था। जी। आज यूपी रत्न हर उस ब्राह्मण शख्स के जुबान पे है। हर नाम के आगे आपके हमेशा यूपी रत्न जोड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये सम्मान था और क्या कुछ आप इस पे बताना चाहें? मैं कभी कल्पना नहीं किया था जी कि यह सम्मान मुझे प्राप्त होगा। जी। मैं कभी सोचा नहीं था जी कि एक गरीब जी ब्राह्मण परिवार में प्रतिकूल स्थितियों को झेलते हुए उस परिवार का कोई बालक जी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा देश और प्रदेश में जाना जाएगा, ये मैं कभी नहीं सोचा था। जी। आप गोरखपुर से आते हैं सर, और संगठन चलाने से पूर्व राजेंद्र नाथ त्रिपाठी क्या करते हैं, ये क्या करते थे, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं एक बहुत गरीब परिवार जी में जन्मा बालक, ब्राह्मण कुल में। जी हर मुसीबतों को, हर अभाव को मैंने झेला है। जी मेरा परिवार भी काफी प्रताड़ित रहा। जी मेरा बचपन भी बहुत ही प्रताड़ित और उपेक्षित रहा। जी बड़ी मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना कर रहा था। धनाभाव के कारण मैं पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। जी उसी में जीविकोपार्जन के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरे पिता, वो काल मुझे याद है, मैं वयस्क था जी कि मैं परिवार के भरण पोषण के लिए मैं गांव-गांव घूम करके जी ये विषाता का सामान जी बेच करके चाय की दुकान, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वही सांखो चौराहे पे जी चाय पान की दुकान करके अपनी पढ़ाई किया, जीविकोपार्जन किया। बड़हलगंज में सिनेमा, माया सिनेमा टाकीज पर पान की दुकान करके मैं शिक्षा ग्रहण किया। मेरे पिता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मुझे पूर्ण शिक्षा दिला सके। पढ़ने में थोड़ा सा मस्तिष्क हमारा ठीक था, परिवार में अच्छा मेरा दिमाग था पढ़ने में, लेकिन धनाभाव के कारण मैं पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। इसी दौरान पट्टीदारी के झगड़े में 2-2, 3-3 फर्जी हरजने का मुकदमा मेरे पर कायम हुआ। ईर्ष्या और प्रतिशोध में पट्टीदारी के मैं तमाम लोगों के पीछे दौड़ा कि मेरी कोई मदद कर दे। किसी ने मेरी मदद नहीं किया। एक दिन मैं एक क्रांतिकारी का इतिहास पढ़ रहा था। उसमें दिया था कि सदैव क्रांति की चिंगारी झोपड़ी से निकलती है, महलों से नहीं। मेरे भी मन में आया कि जितने लोगों के पास मैं न्याय के लिए, संरक्षण के लिए दौड़ा और किसी ने मुझे संरक्षण नहीं दिया, क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता? ये मेरे मन में था। फिर ये उस रात का पहला और अंतिम रहा। मेरे मन में आया कि नहीं, ये कोई माँ के पेट से लेकर के नहीं आता है, तकदीर की बात है, कर्तव्य अपना करना चाहिए। पीड़ित था दलित और गरीबी से। फिर मैं निकला। एक उस समय ब्राह्मणों का संगठन था, मैं उसमें सम्मिलित हुआ ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, और पूरी निष्ठा के साथ मैं संगठन के विस्तार और मजबूती की दिशा में कार्य किया। बड़ी प्रतिकूल स्थिति थी, तमाम बाहुबली ब्राह्मण भी थे। ऐसे में एक गरीब ब्राह्मण बालक कैसे अपने को सफर किया, जब वो दिन याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष हुआ, जिलाध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष हुआ, प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर।
उन काल उस समय का मैं बतलाऊं आपको कि जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था तो जिले का काम देखता था, जिला अध्यक्ष था तो प्रदेश का काम देखता था जी, और प्रदेश अध्यक्ष जब होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब हमेशा टॉप पर सोच रहती थी। यही लखनऊ शहर में दारुल सफा के गलियारों में जी, तब मैं धोती पहनता था, धोती बिछा करके गलियारे में सो जाता था। कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, नशा इस तरह का हो गया। और मेरे मन में आया कि एक दिन मैं जी, ऐसा बन करके दिखाऊंगा कि जो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पीड़ित न्याय के लिए किसी के पीछे घूमता था, जी, मैं जिंदगी में बन करके दिखाऊंगा कि इस तरह के पीड़ित लोगों को न्याय और मदद दिलाने का कार्य करूंगा। जी, संघर्ष करता रहा, लक्ष्य ऊंचा था, आज यहां मैं पहुंचा। मैं अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ घोर अन्याय किया। एक एक महीना मैं बाहर रहता था, पैसा नहीं रहता था, कहीं पहुंच गया संगठन की रसीद काट करके अगला कदम अगले जिले पर मैं जाता था, रात रात भर चलता था। एक हमारे यहाँ के थे, वो नाम भूल रहा है, वो बेचारे हमारे साथ रहते थे, पेंशन पाते थे, वो हमारा भाड़ा किराया लखनऊ तक देते थे। फिर दोनों लोग संगठन की सदस्यता की रसीद से एक जिले से दूसरे जिले जाते थे। एक महीना, 1.5 महीना, 15 दिन पर जब मैं घर वापस जाता था, मेरे 6 बच्चे थे, 3 बच्चे 3 बच्चियां छोटे छोटे, मैं एक टॉफी भी लेकर के नहीं जाता था, जबकि वो बच्चे आसान्वित रहते थे कि पिताजी गए हैं बाहर, 1 महीने 15 दिन पर आएंगे। जाता था तो टॉफी भी मैं लेकर के नहीं जाता। जिस संगठन से आप जुड़ते हैं ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, उस संगठन में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, क्या काबिलियत थी आपके अंदर, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। काबिलियत ये थी कि पूर्ण समर्पित अपने आप को कर दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं बड़ा बन करके अपने जैसे पीढ़ी को न्याय दिलाने का कार्य जीवन में करूंगा। यही मैंने संकल्प लेकर के निकला था और घर परिवार छोड़ दिया। बताया छोटे छोटे 6 बच्चे थे हमारे, बच्चों के हितों पर कुठाराघात किया। मैंने कभी अपने 6 बच्चे की पढ़ाई में कब फीस लगती है, कब एडमिशन होगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना अन्यायी पिता हूँ अपनी संतान का, ये आप स्वीकार करते हैं? ये निश्चित करता हूँ। लेकिन आज जब पूरे देश के हमारे संगठन के युवा, पूरा संगठन का 80% लोग मुझे पिताजी कहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अन्याय नहीं किया और न्याय किया, जिसकी प्राप्ति मुझे हो रही है कि आज पूरे देश का संगठन से जुटा हुआ व्यक्ति मुझे पिताजी कहता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना आप नहीं किए थे? पहले मैंने 2000 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ज्वाइन किया ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में। 2006 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का निर्माण मेरे द्वारा किया गया, जो आज 19 स्टेट में और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रहा है। विशेष रूप से यूपी के सभी जिलों में हम पूरी मजबूती के साथ संगठन को लेकर के चल रहे हैं, और वही मेरा यह है लक्ष्य है कि अन्याय में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीड़ित को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा रा आपने बनाया जी, और पूर्व के संगठन का क्या नाम था? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। क्या जरूरत पड़ी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को कि उसमें भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? नहीं, अच्छा, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष। क्या जरूरत थी कि नए संगठन का जो है निर्माण किया जाए? मैं कभी उस संगठन से नहीं हटता। जी जी, इसलिए आपको बता दें कि संगठन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। बिल्कुल। जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, ये जरूरी नहीं कि मेरा लड़का इसको वसीयत पाएगा, मेरी पैतृक संपत्ति पा सकता है। जी, संगठन की वसीयत जी, जो काबिल होगा, चाहे वो कहीं का होगा, वही पाएगा। तो संगठन को हम अपना निजी संपत्ति मान करके चलें, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। जी, पूरे जीवन की कमाई, आप पूरा जीवन का समय लगा दे रहे हैं संगठन के पीछे और इसे निजी संपत्ति मान करके चलेंगे तो ये मूर्खता है। जी।
संगठन कई चलते हैं, लगभग 1000 से ज्यादा संगठन चलते 10,000 होंगे देश में ब्राह्मणों के, हैं, फिर भी ब्राह्मण एक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह लगती है राजेंद्र नाथ? वास्तविकता यह है कि किसी ने सच्चे मन से ब्राह्मणों को एकजुट करने का कार्य नहीं किया। आप सही कह रहे हैं कि इतने तमाम संगठन की आवश्यकता क्या पड़ी। एक लंबे समय तक अनवरत संघर्ष करते करते आज स्थिति पर मैं हूं कि किसी भी अन्यायी को माकूल जवाब मेरा संगठन दे सकता है। हमेशा हम अन्याय के खिलाफ, चाहे वो सरकार का द्वारा किया गया हो अन्याय हो, चाहे किसी नेता के द्वारा, किसी गुंडे के द्वारा, किसी माफिया के द्वारा, कहीं अन्याय का शिकार कोई परिवार होगा तो हमारे संगठन के जांबाज कार्यकर्ता पीड़ित के साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये संगठन जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, ये 2006 में आपने निर्माण जी लगभग मुझे लग रहा है 25 वर्षों की यात्रा होगी। हाँ, 25 वर्षों की यात्रा में क्या कुछ चुनौतियां रही, कितनी समस्याएं आई और कितना आपका संगठन ब्राह्मणों को एक करने में सफल रहा? मैं आपको बता दूं, संगठन को चलाने के लिए समर्पण, सच्चा साथी, अर्थ, संरक्षण, मेहनत, अच्छे कार्यकर्ता, ये सब चाहिए और सबकी खोज करनी थी। मेरा कभी इस तरह का जीवन रहा नहीं, तो मैं पीड़ितों की आवाज बनकर के टहलने लगा। कहीं अकेले पहुंचा, कहीं 10 लोगों के लिए, जो जैसी जहां क्षमता रही ले करके पीड़ित के आंसू पोंछने का कार्य किया, उनके साथ खड़ा होने का कार्य किया। आज तो एक आवाज पर हजारों कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा करके मेरे निर्देश का, अनुरोध का पालन करने के लिए तैयार है कहीं भी। आपने कहा अर्थ, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं। एक समय था आप बता रहे थे कि गमछा बिछा के हम लेट जाते थे, ये कहाँ से पैसा आया? एक तरीके से उस शब्द में कहा जाए कि ये माल कहाँ से आता है जो काफिले से राजेंद्र नाथ त्रिपाठी चलने लगे? सही है, जब राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अकेले चला था तो भिखारी था, ये संपत्ति ही तो है। आज हजारों लाखों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी हो गए, तो तब एक धोती बिछाने की क्षमता थी। आज लाखों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पैदा कर दिया, तो आज तो एसी रूम से मैं सोऊंगा ही, आज गाड़ी से फॉर्च्यूनर से चलूंगा ही। ये फॉर्च्यूनर भी संगठन की ही देन है, और कहीं एसी में भी सोता हूं तो मेरे कार्यकर्ताओं संगठन की ही देन है। मेरा आज भी औकात नहीं है कि मैं कहीं कटरैन डलवा लिया हूं या बनवा लिया हूं। आपका एक उद्बोधन में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि सनातन और राष्ट्र की सुरक्षा से पहले ब्राह्मण की सुरक्षा जरूरी है। आपको ये कैसे लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा पहले नहीं जरूरी है, पहले ब्राह्मण की सुरक्षा जरूरी है, और ब्राह्मणों किससे खतरा है? सनातन की आत्मा है ब्राह्मण, हिंदुत्व की आत्मा है ब्राह्मण। ब्राह्मण जात नहीं, विचारधारा है। जो लोग ब्राह्मण को जात की परिधि में बांधते हैं और किसी ब्राह्मण को जातिवादी कहते हैं, मेरा उनको स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो अध्ययन करें। ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी इस धरती पर, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। शुभ हो अशुभ हो, ब्राह्मण सबको जोड़ने का कार्य करता। इस धरती का सबसे कहा यह जाए, धोबी एक ऐसी जात है जो सबके मैले को साफ करती है। उसको भी हमारे सनातन में जोड़ा गया, सम्मानित ढंग दिया, स्थान दिया गया। हमारे घर की, आपकी घर की औरतें हैं, शादी विवाह में उनको पूजती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं, और उनके हाथ से, धोबी की पत्नी की, औरत की हाथ से हमारी लड़की के कुंवारी मांग में सिंदूर डालना शुभ मानती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जोड़ने की प्रक्रिया है। नाऊ पर अटूट विश्वास करता है, समाज को कराता है, उसका भी सम्मान होता है। डोम के बनाए हुए बर्तन में हमारी लड़की का सुहाग शुभ माना गया, वो जाता है, उससे भी हाथ जोड़ करके लोग पूछते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। नाई, कुम्हार, दर्जी,
ये जो माली के बनाए हुए मुकुट को शुभ माना गया। कोई करोड़पति हो वो हीरे जवाहरात का मुकुट बना करके उसको शुभ बना ले, मैं जानूं जी। तो हर जाति को जोड़ करके एक सुंदर पुष्प के बागीचा के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य ब्राह्मण ने सदैव किया है। अकेले घर अगर कहीं ब्राह्मण रहा तो उसने अपने अगल बगल अपनी जमीनों में सभी जातियों को बसाने का काम किया। इसके पीछे एक सोच थी कि सभी का काम आपसी सौहार्द से हो। आज की राजनीति जैसा नहीं, आज उस ब्राह्मण को गाली दिया जाता है जी। मैं जानना चाहता हूं कि गाली का कारण क्या है, कब ब्राह्मण ने किसका उत्पीड़न किया। जी। समाजवादी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण सबको सम्मान दिया है, सबको लेके चलने का कार्य किया। ब्राह्मण ने कभी कहीं किसी जाति का उत्पीड़न नहीं किया, किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उसको आभास था वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारे पूर्वजों ने वसीयत में दिया। इस मार्ग दिया, इस पर चलने के लिए दिया कि तुम विराट हृदय के व्यक्तित्व हो और आपकी समाज में आवश्यकता, आप ही समाज को एकजुट करके, राष्ट्र को एकजुट करके लेकर के चल सकते हो। और वही हमारे पूर्वजों ने किया। उसी सिद्धांत के तहत हम भी चलते हैं। ये नहीं है कि ब्राह्मण महासभा का हूं तो ब्राह्मण का ही नहीं, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ होगा तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को जानकारी होने के बाद हमारे संगठन परिवार के कार्यकर्ता उस अन्याय के शिकार व्यक्ति का बिना जाति धर्म पूछे उसकी मदद करने का कार्य करते हैं। ये मेरा धर्म है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जातिवादी संगठन नहीं, कतई इसको जातिवादी नहीं मानता जी। जातीयता पर वहां हम अंगद की तरफ पैर जमाते हैं जहां ब्राह्मण उपेक्षित होता है ब्राह्मण के नाते, और अकेला जब ब्राह्मण खड़ा होता है ब्राह्मण के नाते उसकी प्रताड़ना होती है और कोई आंसू नहीं पोंछता है, वहां मैं खड़ा होता हूं पूरी कट्टरता के साथ, पूरे दिल दिमाग के साथ। जी। संगठनों पर बड़ा आरोप लगता है चुनावी मौसम में आप लोग सक्रिय होते हैं। कोई होता होगा, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी चुनावी मौसमी बयार नहीं है। मैं अनवरत, आप पूरा पता कर लें, अनवरत संघर्ष में रहता हूं। ये थोड़ी ना कि चुनाव में ही कोई बयान आई कि हम आंदोलन कर दिए, धरना प्रदर्शन कर दिए, ऐसा नहीं है जी। हक की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा, कहीं भी 12 मास में 12 मासी हमारा संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। समाज की सेवा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं कि अपने लिए राजनीतिक भूमि की तलाश कर रहे हैं? राजनीतिक भूमि की तलाश करनी होती तो 25 साल का सफर थोड़े ही करना पड़ता ना। एक विधानसभा की तैयारी करके, 2 विधानसभा की तैयारी करके, 5 विधानसभा की तैयारी करके आज सत्ता में मलाई काट रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, 5 सीट 4 सीट पा रहे हैं। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी 25 साल से सफर करते हुए और ईर्ष्या बस या विरोध बस कोई ये ना करे तो मैं दावे के साथ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई माई का लाल बता दे कि मैं किसी से ठगी, बेईमानी, लूट खसोट, फ्रॉडगिरी अगर किसी के साथ किया हो, इस पर मुझे गर्व है। 22 में आपने भाजपा का समर्थन किया, कई संगठनों के साथ किया, लेकिन क्या कुछ रहा, खरा नहीं उतर पाए योगी जी? आप आए दिन फायर रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। ऐसा है, जब उसी दौरान चुनाव आया और महाकुंभ का मेरा कार्यक्रम था, उस समय 138 संगठनों का मैं मोर्चा बनाया था। मैं सबको लेके चलता हूं। जब चुनाव आ गया तो हुआ कि क्या किया जाए। अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अगर समर्थन देते तो बिकाऊ कहे जाते कि मैं किसी नेता से समझौता कर लिया। सभी संगठनों को बुलाया गया। पहले मैं अपने संगठनों के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय और प्रदेशी कमेटी की बैठक किया कि क्या किया जाना चाहिए। वोट तो देना मेरा फंडामेंटल राइट है, किस पार्टी को दिया जाए और क्यों दिया जाए, सभी दलों से मिल लिया जाए और अपनी बातों को रखा जाए। उसमें देखा कि 90% लोग भाजपा को समर्थन कर रहे थे। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मोर्चा को बुलाया गया। मोर्चा भी 90% की भाजपा के साथ चला जाए, इसलिए कि सनातन को लेकर के चलती है, राष्ट्र को लेकर के चलती है।
ये हुआ, ठीक है। तो सबकी सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कार्य किया गया था। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है राजनीतिक रूप से अपेक्षित खुद को महसूस कर रहा है? प्रताड़ित है किसी भी, सिर्फ इसी सरकार में नहीं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबकी सरकारों को मैंने देखा है, 65 साल उम्र हो गया। किसी भी सरकार में ब्राह्मण हित रक्षा उनके एजेंडे में कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है ना। ये दुर्भाग्य है और उसका मूल कारण है कि इस धरती पर ब्राह्मण से बुरा बिखराव की स्थिति में कोई नहीं है। पूरी तरह से समाज बिखराव में है। यही इसके दुर्दशा का, उपेक्षा का, तिरस्कार का मूल कारण भी है। अभी ब्राह्मण संगठित हो जाए तो 17% है, कहा जाता है 8%, 9%, ये लोग हमारी औकात को कम दिखाते हैं। 17% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। 125 से ऊपर सीटें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। 80 सीट ऐसी है जहां सिर्फ ब्राह्मण वोट कर दे तो 80 विधायक हो जाएंगे। लेकिन बिखराव ही हमारी दुर्दशा का मूल कारण बन रहा है। इसे ठीक करने में संगठन लगा हुआ है और ठीक कर देगा। ब्राह्मणों को एकजुट करने की बात करिए, गांव में तो एक तो बड़ी पुरानी कहावत कही जाती है, वो कहावत बताएंगे क्या है? मेघा को तौलना कि उसकी तुलना की जाती है। अभी आपने कहा कि कई हजार संगठन हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके हम वकालत न करें और वकालत की डिग्री करा के रजिस्ट्रेशन करा दिए, उससे तो 1 लाख बेहतर है जो न्यायालय में बहस करता है। डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के डॉक्टर बन करके बैठ गए, अगर वो उस अनुसार कार्य नहीं करेगा तो उससे बेहतर जो है उसका कंपाउंडर होगा जो नियमित कार्य कर रहा है। तो मैं किसी संगठन की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि किसी ने इस तरह से समर्पित मन से कार्य नहीं किया, और नहीं तो आज तमाम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी होते। मैं कह रहा हूं कि 100 संगठन हो ब्राह्मण, 100 एक्टिव हो जाएं और 100 एक एक विधानसभा ले लें, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ब्रह्मांड और प्रदेश छोड़ दें, एक एक विधानसभा ले लें तो 100 विधानसभा पर प्लस माइनस करने की जिस दिन हैसियत संगठनों की हो जाएगी, उस दिन खुदा बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। जौनपुर में आपके ऊपर एक हमला हुआ था, उस प्रकरण में कुछ आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं, क्या था मामला? जौनपुर में हमला हुआ था वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा और वो भाजपा के जिला अध्यक्ष का भाई था, शार्प शूटर था, बाद में पता लगा जी। लेकिन भगवान परशुराम की कृपा रही, फिर बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से जौनपुर में कार्यकर्ताओं के बीच में बैठक करके उन्होंने माफी मांगा। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। मैं आज भी विश्वास करके चलता हूं कि मैं नेक कार्य कर रहा हूं और ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। सुरक्षा भी हटा ली गई थी? सुरक्षा हटा ली गई थी। 12 महीने बाद, 14 महीने बाद मेरी सुरक्षा पुनः वापस हुई है। माननीय योगी जी के संज्ञान में जब बात गई तो उन्होंने सुरक्षा बहाल किया है। भाजपा को ब्राह्मण विरोधी पार्टी कहा जा सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आए दिन पुलिस चिन्ह उठते रहते हैं। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा कुशल प्रशासक, नेतृत्वकर्ता, संगठनकर्ता कब मिलेंगे? अब आरोप तो आएंगे ही। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को अगर उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए, कितना हूं न्यायप्रिय रहूंगा, तो कुछ तो अपना का भाव आएगा और विरोधी यही कहेंगे कि ये ब्राह्मण नेता है, बैठा हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो ये आरोप आएगा। तो अब जाकी रही भावनी जैसे आरोप लगाते हैं न्याय नहीं मिल पा रहा ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो।
बिल्कुल, जब न्याय से वंचित होगा कहीं भी, प्रशासनिक गुंडागर्दी के द्वारा अगर कहीं समाज प्रताड़ित किया जाएगा तो मैं प्रशासन को भी घेरे में लेता हूं। इसलिए कि मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं, अगर मजदूर हूं, सेवक हूं, चौकीदार हूं, तो जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल के भिखारी ब्राह्मण का भी मैं दास हूं, गुलाम हूं। इसलिए मेरा संकल्प। अभी आपने कहा कुर्सी पे बैठा दिया जाए, मान लीजिए एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो सबसे बड़ा फैसला क्या रहेगा? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो हमारे पूर्वजों ने मुझे सिद्धांत में दिया उसी के तहत कार्य करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? ये जो जातीयता का जहर बोया जा रहा है ना, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, बिल्कुल नहीं। राजा वही राजा है जो समदर्शी हो, बिना भेदभाव के वो राज्य का संचालन करे, वही सच्चा राजा है। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर के हाथी की बड़ी चर्चा होती है, क्या कुछ आपको लगता है, संगठन को लगता है? बुलडोजर भी अभी चला, बड़ा विरोध हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, बुलडोजर तो तमाम चले हैं और चल रहे हैं, जहां वर्चस्व की लड़ाई है जी, उसको जाति और धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? जी, नहीं जोड़ा जाना चाहिए ना जी। अगर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की तरह ब्राह्मण समाज के लिए संघर्ष करने वाला कोई नेता अगर किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, आप बताइए, उसको उस परिधि में लिया जाए। चाहे वो हाथा वो मेरे परिवार के हैं, चाहे वो ये मंदिर, ये तो अब पता नहीं कब से क्या है चल रहा है, लेकिन कहीं भी अगर ब्राह्मण बदले की भावना से प्रताड़ित किया गया है तो वो उसे मैं टारगेट करके और संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम पीड़ित को किया हो, करता रहूंगा। तो आपको लगता है जो हरिशंकर जी परिवार पे कार्रवाई हो रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है? ये वर्चस्व ही है, काफी दिन से चला आ रहा। आज के समय में ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी समस्या राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को क्या लगती है? आज की तारीख में ब्राह्मण की वो दशा है, बुरी तरह से उपेक्षित, तिरस्कृत और मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह है, जो ये उंगली पकड़ा है वो अपना बच्चा बना करके लेके चल दे रहा है। इससे ब्राह्मण समाज को बचने की जरूरत है। दो काम करे कि ब्राह्मण संगठित होकर के एक निर्णय पर वो चले, अभी सब ठीक हो जाएगा, सारी समस्या ठीक हो जाएगी। जब तक ये नहीं करेगा ये दंश झेलता रहेगा। बीजेपी नेताओं के साथ आपका बड़ा उठना बैठना रहता है, बड़े बड़े नेता हुए, दिनेश शर्मा हुए, ब्रजेश पाठक जी हुए, मनोज तिवारी हुए, और एक सांसद जी हैं जो आपके बड़े प्रिय हैं, आप लिखते भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आप परशुराम यात्रा निकालते हैं, उस पर रोक लग जाती है। आपने इनवाइट भी किया था तमाम ब्राह्मण नेताओं को पार्टी के, उसमें मुझे लगता है पाठक जी आए थे लास्ट के कार्यक्रम में, बाकी और कोई नहीं आया। क्या लगता है, सरकार में आप उठना बैठना है, फिर भी आप ही प्रताड़ित हो जा रहे हैं? इस तरह की तमाम घटनाएं आप पाएंगे। सरकार को सपोर्ट किया था, हमारे पर आक्रमण हुआ जी, 14 महीना मेरी सुरक्षा हटा ली गई। कौन सा मेरा आपराधिक इतिहास था, मैंने कौन सा अपराध किया था? उस दिन परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जानी थी, परमिशन था जी, और सुबह कहा गया कि परमिशन रद्द कर दिया गया। गजब की स्थिति है। ये सनातनी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है, और ये तानाशाही की परमिशन नहीं है। अब हमको अपनी सरकार में, अपने घर में भगवान की पूजा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आपने कहा कि इन सारे नेताओं के पास आप बैठते हैं, बिल्कुल सही है, यही तो दुर्भाग्य है। तो मैं सड़क पर बैठ गया, आंदोलन किया, उसका विरोध किया, अगर इतना के बावजूद भी चुप रहता तो मैं इनका गुलाम माना जाता। जी।
मेरे साथ अन्याय हुआ, समाज मर्माहत हुआ, संगठन के लोग प्रताड़ित हुए, सड़क पर मैं संगठन के साथ बैठा, समाज हित के लिए, संगठन हित के लिए। तो अभी स्थितियां आती रहती हैं। अगर मैं चुप हो जाता, इनका गुलाम बन करके होता, तो लगता कि ये भाजपा के एजेंट हैं। कहीं भी स्थिति आई है जहां इस तरह की, तो न्याय के पक्ष में, अन्याय के खिलाफ बैठने का कार्य किया, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई पार्टी हो या नेता हो। मैं विपक्ष में भी बैठने का कार्य किया और अन्याय का खुला विरोध किया। कभी भय में आकर के अन्यायी का साथ मैंने नहीं दिया है और न मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक दूंगा। रह गई बात कि मैं एक समाजसेवी हूँ। समाजसेवी भावुक होता है, उदार होता है, और राजनीतिक व्यक्ति अवसरवादी होता है, क्रूर होता है। अगर आप उसके उपयोग के लिए नहीं है तो आपको लात मार करके हटा देगा। लेकिन भावुक व्यक्ति दिल से रिश्ता रखता है। आप अनुपयोगी हैं तब भी मेरे भाई हैं। इतना अंतर है समाज सेवा और राजनीति में। इसलिए मैं किसी को, जब वो हमको नहीं मानते तो मैं भी किसी को नहीं मानता हूं। जो मेरे मिशन का उपयोगी होगा वही मेरा है। दलितों को आपके संगठन से आपको क्यों इतनी नफरत है? आपने भी एक अम्बेडकर जी पे, वकील साहब हैं मिश्रा जी, वो सवाल खड़े कर दिए थे, उनका आपने पुरजोर समर्थन किया। आपने कहा कि उनकी चमड़ी से जो है आप जो है जूता बनवा पहनेंगे। अब देखिए, अभिव्यक्त की आजादी सबको है जी। स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन वहीं तक स्वतंत्रता स्वीकार है कि दूसरे की स्वतंत्रता में हम बाधा उत्पन्न न करें। आप स्वतंत्र होकर चल रहे हैं तो मैं भी स्वतंत्र होकर चल रहा हूं। अब स्वतंत्रता वहीं बाधित हो जाएगी कि जब हम स्वतंत्र होकर चला और आपको धक्का मार दें। ब्राह्मण गाली देता है, ब्राह्मण लड़ता है। अब आप असंसदीय भाषा का प्रयोग, ब्राह्मण ये है, ऋषियाई है, ये है, देवी देवता को गाली दे दो, माँ दुर्गा को, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि खून नहीं खोलेगा। तो आप जूता पहनाने, आप सैद्धांतिक रूप से आप विरोध करिए ना, आइए हम सुनने के लिए तैयार है। और मर्यादित शब्द का प्रयोग करेंगे, गाली गुप्ता देंगे और कहेंगे जूता पहनाएंगे, तो अब की बात तो पूरे देश का तो उसी भाषा में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी उतर आए। नहीं उतर नहीं, क्यों नहीं उतरेंगे? जब सरकार की ये हालात है कि सारी सुविधा ही इनको दे करके महिमा मंडित कर रही है, तो यार व्यापार, आजादी की जंग की लड़ाई, आजादी के जंग की लड़ाई ब्राह्मण ही पहले आकर के लड़ा था और देश को आजाद कराने का काम किया। बड़े मुकदमे लिखे जा रहे हैं सरकार, 5000 लिखे जाए, डरते नहीं, कतई नहीं। अभी कब ग्वालियर में ही पता लग गया होता, अगर ये बैकफुट पर नहीं लोग आते तो पता लग जाता उस दिन क्या स्थिति होती। पूरे देश का संगठन आक्रोशित था और उसी दिन पता लग जाता। प्रदेश में हो रही ब्राह्मण के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, इसका क्या कारण आप मानते हैं, क्या सोचते हैं? मैं अभी कहा दिन आप जाते भी रहते हैं। अभी अयोध्या में एक प्रकरण हुआ, शिखा काट ली गई, कई हत्याएं हुई, पुलिस कस्टडी में एक हत्या हुई थी, आप गए थे। ऐसा है जी। एक पहला कारण तो ये है कि सोशल मीडिया पर टीआरपी कैसे हमारी बढ़ेगी, तो तमाम इस तरह के नपुंसक लड़के हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं कि ब्राह्मण को गाली दे दो, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को थप्पड़ मार दो, कुछ इस तरह का कार्य करो कि वाह वाह उस समाज के लोग करें और वो इतना चर्चित हो जाएगा, टीआरपी उसकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को मेरा एक सुझाव है कि इस तरह की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो न रहे और विशेष रूप से ब्राह्मण को गाली न दे। ब्राह्मण इस देश और समाज की वो संपदा है जो सबके लिए उपयोगी है। अब शब्दों का प्रयोग करिए, यदि मैं उस स्तर पर हूं तो उसी शब्द में आप मेरा जवाब दीजिए। लेकिन अगर मेरे द्वारा इस तरह का कहीं प्रयोग नहीं किया जा रहा है संसदीय भाषा का और आप गाली दोगे तो मजबूर होकर के उसका ईंट का जवाब पत्थर देना पड़ेगा। आपने कहा टीआरपी बढ़ाते हैं, कुछ युवा नपुंसक होते हैं तो वो सोशल मीडिया में चर्चा के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप लोग भी बड़ा प्रमोशन करते हैं अपने समाज के कुछ ऐसे लोगों का,
अभी आप रायबरेली गए थे और एक यादव जी हैं और एक पंडित जी हैं, उन्होंने एक नेताजी को थप्पड़ मारा था, नाम आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, उनका आपने सम्मान कर दिया। वो कौन राष्ट्रभक्त है जिन पर थप्पड़ चलाए थे? नेता है। कौन नेता? अगर वो नेता है तो उनको आजादी किसने दिया कि आप ब्राह्मण को गाली दे दीजिए और देवी देवताओं को गाली दीजिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसके खिलाफ? उन्हीं के खिलाफ। तो कौन सी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार? देश आजाद होना चाहिए तो क्यों नहीं आजादी कांग्रेसों अंग्रेजों ने दे दिया? बिना लड़े दिया? तमाम शहादत देनी पड़ी। क्या उनको देवी देवताओं को गाली देने की आजादी है? वो कानून की परिधि में नहीं है, वो संविधान की परिधि में नहीं है। वो किसी को गाली दे देंगे तो उनको अगर किसी ने भावना से आहत होकर के अगर थप्पड़ ही चला दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो आपको लगता है थप्पड़ मारा तो सही किया? अगर उन्होंने देवी देवताओं को गाली देना न्याय समझते हैं, ब्राह्मण को और अपर कास्ट को गाली देना न्याय समझते हैं, उचित समझते हैं, तो उसका थप्पड़ चलाना भी उचित है उस लड़के का। आपने कहा हिंदू देवी देवताओं की बात की, दुर्गा मैया की बात की, ब्राह्मणों के लिए बड़े पूजनीय हैं परशुराम जी। परशुराम जी पर अभी एक बड़े कथाकार हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है। सुल्तानपुर के बिजथुआ धाम, हो सकता है आप जानते हैं, वहाँ कथा चल रही है। वहाँ बड़े प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य जी आए हैं। उन्होंने कहा कि परशुराम जी अन्याय किए, जो है अनेक राजाओं को उन्होंने मारा जो निर्दोष थे और रावण को छोड़ दिया। क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था जी, एक संत के नाते। लेकिन 2-3 साल से देख रहा हूं उनको राजनीति करने का शौक है। तो बेचारे को दिखता तो है नहीं, आंख से अगर दिखता तो ये अपराध वो नहीं करते। पहला एक बार इन्होंने कह दिया कि चौबे पाठक उपधिया दीक्षित ये नीच ब्राह्मण है। हाँ, ऐसी बड़ी चर्चा। मैं सरजू पारीण हूँ। एक संत की ये भाषा होगी, एक सनातनी की ये भाषा होनी चाहिए। शिक्षा के बदले पैसा लेते थे। नहीं तो पैसा ले करके अगर वो शिक्षा दे रहे थे इसलिए नीच है, और ये कार्यक्रमों में जाने का पैसा लेते हैं तो ये तो महानीच है। इनको तो महानीच कहा जाना चाहिए ना। दूसरी चीज, भगवान परशुराम है, भगवान है, ब्राह्मणों के भगवान नहीं, वो सबके भगवान है। भगवान किसी एक जाति में, एक परिवार में जन्म लेता है, लेकिन जो सबके सर्वमान्य होगा वही भगवान होगा। इनकी क्षमता बन गई कि भगवान को अन्यायी कहने का। जो घटना भगवान श्री परशुराम जी के साथ हुआ, उनके पिता की हत्या हुई, माता रेणुका 21 बार सीना ठोक करके उनके सामने वो कामधेनु ले जाई गई, तो वो भगवान शिव का शस्त्र उनको परशु मिला था और भगवान थे, भगवान शिव ने उनको दिया था। मां को 21 बार सीना ठोक करके विलाप करते हुए वह पुत्र संकल्प लिया जी कि सहस्त्रापाओं का पूरे कुल परिवार सहित नाश कर दूंगा। 21 बार में उन्होंने है वंश का नाश किया। 21 बार मां ने सीना ठोका था। क्या ये घटना अगर इनके साथ हो और इनके पास नेत्र हो देखने का, क्या ये बर्दाश्त करेंगे जो भगवान परशुराम ने किया? भगवान परशुराम जी न्याय की व्यवस्था, अन्यायियों का वध किया है। यह कहना कि क्षत्रिय कतई नहीं, उनसे बड़ा क्षत्रिय प्रेमी इस धरती पर कोई नहीं रहा। अपना प्रिय शिव धनुष राजा जनक के यहां रखा था, और ज्यों ही जान गए कि ये भगवान राम का अवतार हो गया है, शरणागत होते देरी ही नहीं लगा और कोई कार्य बताता। जहाँ क्या माने हम कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की जो ये संस्था है, एक तरीके संगठन है, ये विरोध करेगा? किसका? रामभद्राचार्य जी। अरे उनका घोर विरोध करता हूं, इस भाषा का, इस सोच का। ये तो राजनेता बन रहे हैं, ये संत है ही नहीं। अब बतलाइए, सर्वमान्य संत प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी करते हैं
तो ये तो मानसिक रूप मैं सरकार से चाहूंगा, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं उनके स्नेह पात्र हैं, तो इनको किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। उम्र इनकी ज्यादा हो गई है, इसी तरह से भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो ये भारत है, क्रांतिकारियों की धरती है। अगर इनको इनके शब्दों में कोई जवाब दे देगा तो इनकी मर्यादा धूमिल होगी। इसलिए प्रदेश की सरकार, देश की सरकार इनको कहीं सुरक्षित जगह पर अस्पताल में भर्ती करा दे, बेहतर होगा। 25 साल के इस लंबे सफर में आपको तमाम पार्टियां देखने को मिली, सरकारें देखने को मिली। कौन सी पार्टी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी पसंद करते हैं? कौन सरकार बड़ी अच्छी लगी आपको? बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा? अगर बतौर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहेंगे तो किसी सरकार के एजेंडे में ब्राह्मण हित दूर दूर तक दिखा नहीं। आज हालात यही कारण है कि ब्राह्मणों की ये हालात है कि ब्राह्मण के बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, छोला बेच रहे हैं, सब्जी पूरी सड़क पर बैठ करके बेच रहे हैं। रोजगार है, ये भी सरकार कहती है रोजगार है। ठीक है, रोजगार है, हम इसे बुरा नहीं करते हैं। हालात ये बन चुकी है, जिस ब्राह्मण को ये कहा जाता है कि ये अपर कास्ट है, उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग है, इनको आजादी है, हम नहीं कह रहे हैं। ये हालात पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि ब्राह्मण की ये हालात है कि रिक्शा चला रहे हैं, और जिस दलित को आरक्षण की सुविधा है, दलित एक्ट की सुविधा है, ये सारी चीजें हैं, आईएएस है, वो किसी खुमचे वाले ब्राह्मण पर दलित एक्ट लगा देगा, ये तो दुरुपयोग है ना। आरक्षण की जो सुविधा है गरीबी के आधार पर मिलता, तो गरीब ब्राह्मण जो भीख मांग रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, उसको भी लाभ मिलता, लेकिन वो वंचित है इसलिए कि उच्च वर्ग है। सरकार ने 10% आरक्षण दिया सामान्य वर्ग के, वो लाली पाप है, कहाँ कितना उसका लाभ मिल रहा है, कितनी सुविधा है, हर साल उसको बदला जाता है। तो इसी तरह से जातीय आरक्षण को भी खत्म करके अमीरी और गरीबी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, ताकि देश में सभी जात, धर्म, संप्रदाय, वर्ग की परिवार में जन्मी प्रतिभाओं का सम्मान हो सके और उससे राष्ट्र विकास होगा। इटावा में एक कांड होता है, ब्राह्मण समाज को इससे क्या दिक्कत थी, उनको पीटा गया, थूक चटवाया गया, बहुत विरोध हुआ, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन कथाकारों का जो है सम्मान किया। तो कथाकार होना ऐसा जो जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण समाज से कोई भी कथा कह सकता है। इटावा के अलावा देश में तमाम कथाकार, विद्वान पैदा हुए हैं। कहीं और आपने सुना था कि किसी जात के विद्वान को अपमानित किया ब्राह्मणों ने, या कथाकार को अपमानित किया? आज भी पूरा समाज ब्राह्मण से सम्मान कर रहे हैं गैर जात के कथाकारों का, विद्वानों का, साधु संतों का। कहाँ इस तरह की उद्दंडता आप पाए? वहां उनका इस तरह का आचरण प्राप्त हुआ जहां आक्रोश हुआ, घटना घटित हो गई, तो उस पर आ करके उस जो ये घटना का कारक रहा उसे अखिलेश जी बुला करके महिमा मंडन करते हैं, सम्मानित करते हैं, हारमोनिया बजवाते हैं, और एक तरफ आरोप लगाते हैं कि इसको थुका के चटवाया गया, इसको इतना मारा गया, रात भर मारा गया, और सुबह इनके कार्यालय में आकर हारमोनिया बजा रहा है। तो ये तो सरासर झूठ है ना। ये जातीय जहर फैला करके समाज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम अखिलेश जी ने किया। खैर वो कंट्रोल हो गया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ उनकी गलती ये रही कि दोनों पक्षों को, उनके लोकसभा का मामला था, दोनों पक्ष के लोगों को बैठा करके मामले को सॉर्ट आउट करा देना चाहिए। पीडीओ को लेकर आप बहुत फायर रहते हैं, लेकिन हम एक दिन बैठे थे, सपा नेता पवन पांडे जी हैं, तेज नारायण पवन पांडे, उन्होंने कहा कि पीडीए का फार्मूला ये नहीं है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीड़ित भी हो सकता है, पी फॉर पवन भी हो सकता है। अब वो क्या, या तो उस पीडीए का फुल फॉर्म उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, आरएनटी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, अब आरएनटी के 50 शब्द भी हो सकते हैं, है तो वास्तविकता क्या है, आरएनटी माने क्या है। उसी तरह से पीडीए इन्होंने बनाया तो उसका हिंदी रूपांतरण करना है, ताकि देश और प्रदेश की जनता जाने कि पीडीए माने ये।
27 का चुनाव आ रहा है, बसपा भी बड़े मैदान में थोड़ा सा जोश भरने का काम कर रही है और बसपा ये कह रही है कि हम ब्राह्मणों को मिला के सरकार बनाएंगे, चूंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हमारी पार्टी ने जो है हमारी सरकार में रहे। तो आपको क्या लगता है इस ब्राह्मण किस ओर जा रहा है 2027 के चुनाव? सवाल ये है कि चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अब चुनाव आ रहा है तो ये लॉलीपॉप लेकर के क्यों उतर रहे हैं? आज तक 5 साल में ये लोग कहीं पीड़ित ब्राह्मण की आवाज बने या इनके दल के ब्राह्मण नेता कहीं आवाज बने, पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने का काम किए? तो ये समाज जान रहा है कि ज्यों ज्यों चुनाव करीब आएगा त्यों त्यों इनकी पॉलिसियां एक एक नई नई उत्पन्न होंगी। इस बहकावे में ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं है और अब की गुल खिलेगा, ये आपको बता दूं। और फरवरी मार्च से आपको दिखने लगे। क्या गुल खिलाएंगे? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा चुनाव ना लड़ेगी क्या 27 में? चुनाव नहीं लड़ेगी या लड़ भी सकती है, जैसा वक्त बनेगा संगठन के मोर्चा के लोगों का जो सर्वसम्मत निर्णय बनेगा। लेकिन 85 ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर हम ठीक ढंग से कार्य में जुटे हैं और चुनाव आते आते इसका परिणाम दिखने लगेगा। भाजपा की सरकार है, 100 में ये दिया जाए कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? मैंने अभी पूर्व में आपसे सवाल ही किया था। कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को आप, 10 में या 100 में कहा जाए? अब चूंकि आपने पहले सवाल किया था कि सनातन की आत्मा, हिंदुत्व की आत्मा ब्राह्मण है और ब्राह्मण के रोम में राष्ट्रवाद, समाजवाद है। ये समाजवाद नहीं जो माननीय अखिलेश यादव का है या समाजवादी पार्टी का है। ब्राह्मण अव्वल दर्जे का समाजवादी है कि सबको समरूप से एक संरक्षण में लेके चलने का, एक सूत्र में लेके चलने का कार्य करता आया है और करता रहेगा। वो अपने कर्तव्य पद से विमुक्त नहीं होगा, वो सबको एक साथ लेकर के चलने का कार्य करेगा, चाहे कितना हो आरोप प्रत्यारोप आते रहे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सनातन के नाते, राष्ट्र के नाते भारतीय जनता पार्टी सनातन हित में, राष्ट्र हित में बेहतर कार्य कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 27 के चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज बड़ा कंफ्यूज है, उधर पीडीए, इधर योगी जी कार्रवाई लगातार करा रहे हैं, आरोप लगता है। तो कहाँ जाए ब्राह्मण समाज 27 में? ये आप खुलासा करिए, या तो आप पार्टी बनाइए या तो बताइए नहीं कि आप मार्गदर्शक हैं, आप जो है संगठन चलाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। यह अकेले निर्णय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का नहीं होगा ना, तब तो तानाशाही हो गई ना। तो फिर 138 या 207 संगठनों का मोर्चा का कोई मतलब? अभी के कार्य के हिसाब से माना जाए कि 27 में आप लोग भाजपा के साथ पिछली बार की तरह नहीं रहेंगे? ये भी नहीं कह सकता ना, अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो रोकी गई उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये तो क्षणिक स्वार्थ को लेकर के संबंधों का परित्याग माना जाएगा ना। उस यात्रा रोक दी गई, मैं सड़क पर बैठ करके विरोध किया, लेकिन इससे भी बड़ी शर्त या परिस्थितियों भी आती गई है। जो भी ब्राह्मण संगठन सर्वसम्मत निर्णय लेगा वो राष्ट्र और समाज हित में, अपने हित में नहीं। अपना हित भी, अहित का भी ध्यान दिया जाएगा समाज का, लेकिन राष्ट्र और समाज का हित सर्वोपरि है। अब तक की सबसे बड़ी 2-4 उपलब्धियां क्या आपके लिए रही, आपके संगठन के लिए रही, समाज के लिए रही? देखिए, कार्य तो हजारों अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले मेरे नेतृत्व में किया गया। बेरोजगारों को रोजगार देना, पीड़ित के आंसू पूछना, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना। जैसे जातिगत आरक्षण देश के माथे का कलंक है, उसके खिलाफ 18 अक्टूबर 2012 को बलिया से, भृगु मंदिर से मैं रथ यात्रा शुरू किया था और ललितपुर झांसी तक गया था। बहुत बड़ा वो कार्यक्रम था। भीषण ठंड में एक अच्छा संदेश दिया और उस पर बहुत बड़ा समर्थन मुझे प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी के सरकार में आप मलिहाबाद है ना, आम बड़ा फेमस है। हाँ,
वहाँ की एक लड़की थी जो सरिता द्विवेदी, आरक्षण शहीदी उसका हम लोगों ने दिया था। बहुत गरीब ब्राह्मण की लड़की, झोपड़ी में रहती थी, पढ़ती थी, प्रतिभावान थी, उसका शोषण हुआ और बहुत बड़ा अन्याय का शिकार वो परिवार हुआ था। मेरे नेतृत्व में झोपड़ी में रहने वाले इस गरीब ब्राह्मण परिवार को 2 आवास 18x12 का संगठन ने देकर के बनवाने का कार्य किया। नीतू द्विवेदी को थाने में जला करके, ये प्रशासनिक गुंडागर्दी हुई थी बाराबंकी में, उसे न्याय दिलाने का कार्य किया। ऊंचाहार कांड को लेकर के विधानसभा पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के और जम के पहली बार ब्राह्मण महासभा ने शौर्य प्रदर्शन किया और पीड़ित ब्राह्मण परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया। और 1-1 लाख रुपया, 5 परिवार को 5 लाख रुपया हमारे प्रदेश संरक्षक सदस्य पवन पांडे जी द्वारा दिया गया था हादी हाल में प्रतापगढ़ में। और वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा कि एक तरफ मेरा बेटा पुलिस की लाठियों से घायल होकर के पीजीआई भेजा जा रहा था, चिल्ला रहा था पिताजी मुझे बचाइए। बीना तिवारी परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे। एक तरफ हम लोगों को जेल ले जाया जा रहा था। हजरतगंज चौराहे पर ज्यों पहुंचता हूं त्यों घर से फोन आता है कि मेरे छोटे भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया जो बॉम्बे जा रहा था। बताइए, एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये 3 आपदा, मेरा बेटा मर गया होता, मेरा भाई वहां मर गया होता, तो बिना इसकी परवाह किए पीड़ित को न्याय दिलाने में मैं यहाँ प्रशासन से लड़ाई लड़ने का परिवार के इतर आपने संगठन को सर्वोपरि रखा हुआ। आज भी मैं कहा था आपसे वार्ता के दौरान में कि जब हमारे संगठन के बच्चे मुझे पिताजी कहते हैं तो लगता है जीवन की बहुत बड़ी कमाई मैंने किया है। ये बहुत बड़ी, इसके पीछे भी बहुत कहानी है, लंबी वार्ता हो जाए। असहाय बच्चों को आप गोद भी लेते हैं समाज के, अभी तक कितने बच्चों को आपने? अब तो सब अपने पैरों पर हो गए हैं, तमाम बच्चों को पढ़ाया है। अभी एक लखनऊ का, अलीगढ़ का लड़का था जिसका एडमिशन नहीं हो रहा था, 2 साल में फीस दिया, पढ़ाया, एडमिशन कराया, आकर कहा कि अंतिम उम्मीद के किरण आप हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझसे बड़ा धनी, मुझसे बड़ा ताकतवर मैं महसूस करता हूँ कोई नहीं है, जिसके पास इतना विशाल परिवार है, गरीब से लेके अमीर तक, चपरासी से लेकर के और ऊंचाई तक। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेगा कि कभी विधायक मंत्री बनेगा? मेरा कभी ख्वाब इसका नहीं रहा, कभी नहीं। इसके लिए मैं नहीं किया, नहीं तो इतना 25 साल का समय नहीं लगता। ये नहीं रहा, ये रहा और आज भी है कि जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल की मर्यादा, सम्मान और अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए मेरा जीवन काम आ जाए, इससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप देख रहे थे द बतकही, मैं था अनुज तिवारी आपके साथ। आज हमारे खास पॉडकास्ट में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा मौजूद थे। सर, अपना कीमती समय देने के लिए